Hello everyone, my name is Shubhankar Nikhil and I welcome you all in SPM ICE Academy. आज हम लोग इन्वायरमेंट का पेपर डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 का और देखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सेट ए है, जो पेपर है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 17 इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिले तो उसको आराम से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे करके उसको पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू पर फ्लूरोएल्काइल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, मतलब पर फ्लूरोएल्काइन सब्सटेंस के रेफरेंस में क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि उसके रेफरेंस में आप बताइए कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, पहला है कि PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि दीज आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। और तीसरा है कि परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़े तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में हम लोग सबसे ज्यादा फोकस किए कीवर्ड्स पे कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या क्या है। पहला कीवर्ड ये है कि PFAS जो आपका केमिकल्स है वो यूज होता है आपके ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल में। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। बिल्कुल, आप लोग जो भी मटेरियल देखते हैं, चाहे वो आपको स्विगी जोमेटो से जो डिलीवरी करके आता है या फिर ये जो वाटर बॉटल होता है प्लास्टिक वाला, उसमें ये केमिकल यूज होता है PFA, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है और ये एक टॉक्सिन है, पॉइजनस है नेचर का। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इसको लेते रहेंगे, अगर ये आपके अंदर जाते जाएगा तो ये आपके हेल्थ को काफ़ी सीवियरली डैमेज करता है। ठीक है, तो उसी पे ये क्वेश्चन बना, तो पहला सही है स्टेटमेंट। ठीक है, कि ये बहुत सारा पैकिंग मटेरियल में यूज होता है। ठीक है, अब जो पहला स्टेटमेंट सही है तो ऑब्वियसली बी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 सही है। सेकंड क्या है कि PFAS आर नॉट इजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट, मतलब ये आराम से जल्दी डिग्रेड नहीं होंगे एनवायरनमेंट में। तो जिसको भी थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में पता होगा, आप लोग प्लास्टिक देखते हैं क्या कि वो जल्दी एनवायरनमेंट में डिग्रेड होता है? नहीं होता है। आप एक प्लास्टिक का बॉटल फेंक देंगे, वो कितना समय तक एनवायरनमेंट में रहता है? सालों साल तक वो वहीं पे रहेगा मगर डिग्रेड नहीं होगा। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है कि वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगा एनवायरनमेंट में, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, बिल्कुल सही बात। और तीसरा क्या है कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक आपको ये केमिकल से एक्सपोजर मिलेगा तो आपके बॉडी में बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाया गया था कि बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि राइज इन द पॉल्यूटेंट लेवल इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर ये आप ज़्यादा समय तक इसको एक्सपोज होते हैं, इससे एक्सपोज होते हैं, तो ये आपके बॉडी में धीरे धीरे क्या करेगा? उस लेवल को बढ़ा देगा, इस केमिकल के लेवल को बढ़ा देगा, जो कि फिर आपके किडनी को डैमेज कर सकता है, बॉडी में लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि एग्जाम में किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता है या वो पहली बार PFA के बारे में सुन रहा है, तो कभी भी आपको ऐसे देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन में, कभी भी नहीं, कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को हमेशा करंट अफेयर से रिलेट करिए, हमेशा रिलेट करिए अपने सराउंडिंग से। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो बात हो रहा है वो कुछ पैकेजिंग मटेरियल का हो रहा है, कि वो पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ होता है, उसको लंबे समय तक अगर आप एक्सपोज उससे होते हैं तो आपको बीमारी हो सकता है या वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे भी आप बोल सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही है। और वैसे भी कोई केमिकल आप देखिए जल्दी थोड़ी डिग्रेड होता है, ऑर्गेनिक केमिकल जो है वो जल्दी डिग्रेड होता है, बट इनऑर्गेनिक केमिकल कभी जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। तो ये सब जो केमिकल है ये जल्दी डिग्रेड होने वाला नहीं है।
तो इसलिए इसका आंसर है डी, इसको आप एग्जाम में बना सकते थे। और ये कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है वो इस क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर से बना के नंबर ले आएगा, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, और ये आपको करंट अफेयर से कवर करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन में, क्योंकि करंट अफेयर में हमेशा आता रहता है ये टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट के सेकंड चैप्टर से आया है, ठीक है। बहुत बेसिक चैप्टर है सेकंड चैप्टर। इस क्वेश्चन में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड बायोटिक इंटरेक्शन का, ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन का। जब आपको क्लास में पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि अलग अलग प्रकार का बायोटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर लिविंग थिंग्स का, जैसे कि आपका म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, तो उससे ही रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग: नंबर 1 कैराबिड बीटल्स, नंबर 2 सेंटीपेड, नंबर 3 फ्लाइज, नंबर 4 टर्माइट्स, नंबर 5 वॉस्प, ठीक है ना। पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें से जितना ऑर्गेनिज्म है, इसमें से वो कितना ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको पैरासिटॉइड स्पीशीज मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है एग्जामिनेशन में कोई पहली बार ये वर्ड को देखा हो, पैरासिटॉइड स्पीशीज, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसे सोचना है कि ये वर्ड के नियरेस्ट कौन सा वर्ड है जो आप जानते हैं, तो इसके नियरेस्ट जो वर्ड है वो है आपका क्या, पैरासाइट, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ पैरासाइट स्पीशीज के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें से कितना स्पीशीज है जो आपका एक पैरासाइट स्पीशीज की तरह काम करेगा। तो जब आप बायोटिक इंटरेक्शन वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि एक होता है प्रीडेटर, एक होता है पैरासाइट। प्रीडेटर क्या करता है? प्रीडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म विच विल किल एंड ईट। जैसे कि लायन एक प्रीडेटर है, लायन जो है वो कैटल को किल करके ईट करेगा, मगर पैरासाइट क्या कहता है, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़कर उसके अंदर से एनर्जी निकालता है, उसके अंदर से ब्लड निकालता है और बदले में उसको बीमार करता है, उसके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जैसे मलेरिया एक बीमारी है जो आपका प्लाज्मोडियम फेरेक्स पैरासाइट से होता है, ठीक है। तो इसमें से पैरासाइट कौन कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है यूपीएससी का, ऐसा मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, ठीक है। आपको बीटल जो है, बीटल पैरासाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। सेंटीपेड जो होता है ना, ये एक आपका पैरासाइट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का एनिमल है, तो ये पैरासाइट तो नहीं होगा, तो सेंटीपेड नहीं होगा। तीसरा फ्लाइज भी हो सकता है, ठीक है। और फिर टर्माइट नहीं होगा, क्योंकि आप टर्माइट जब देख रहे हैं तो टर्माइट आपका क्या होता है, दीमक होता है, ठीक है। तो वो तो लकड़ी पे ही लग जाता है, लकड़ी से ही वो अपना एनर्जी भी कंज्यूम कर लेता है, तो वो पैरासाइट है नहीं, क्योंकि वो लकड़ी पर ही अपना डिपेंडेंसी रखता है, तो टर्माइट नहीं होगा। और वॉस्प भी एक इंसेक्ट है जो आपका एक पैरासाइट होता है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो 1, 3 और 5 इज द करेक्ट आंसर, तो 3 ही सही है, तो ओनली 3 है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये स्पेसिफिक फैक्ट नहीं पता है तो एग्जाम में ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लॉजिक से, ठीक है। मगर आप टर्माइट को और सेंटीपेड को काट सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको टर्माइट और सेंटीपेड के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के अपना नेगेटिव मार्किंग आप बचा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव मार्क्स नहीं लाना है, हम लोग को ये भी फोकस करना है कि कैसे हम लोग नेगेटिव मार्क्स को रिड्यूस करें एग्जाम में। इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है, और ये क्लास में भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्लास में डिस्कस हो चुका है। आपको पहले भी बोला गया था कि यूपीएससी में पीवाईक्यू पे ही क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम। इसमें क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स: ग्राउंडनट,
हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली, इसमें से कितना है जो कि पी फैमिली को बिलोंग करता है। अगर आपको चैप्टर 2 जब आप पढ़े इन्वायरमेंट का फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट में एक साइकिल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि कोई भी प्लांट जो है ना वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता है। तो वो नाइट्रोजन कैसे यूज कर सकता है, वो नाइट्रोजन दो तरीका से यूज कर सकता है। पहला तरीका ये है कि सॉइल में बहुत सारा बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, जो कि हवा से नाइट्रोजन को लेके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पेड़ को देगा। या फिर बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है जिसका रूट्स पे आपका एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है राइजोम। तो अगर उसके रूट्स पे राइजोम मिल रहा है तो राइजोम बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को कैप्चर कर कर उसको कन्वर्ट करके पेड़ को डायरेक्टली दे देता है। तो दो प्रकार का आपका प्लांट हो सकता है। पहला प्रकार का प्लांट क्या है कि जो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरिया को यूज करे, क्या करने के लिए, नाइट्रोजन कन्वर्ट करने के लिए इन द यूजेबल फॉर्म। और सेकेंड वाला जो है इट विल, इसमें उस प्लांट के रूट्स पर ही बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोम, और वो रूट्स पर रहने वाला बैक्टीरिया ही डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे देता है। तो जहां जहां वो प्लांट मिलेगा वहां वहां उसके रूट्स पे वो बैक्टीरिया मिलेगा ही, जिस बैक्टीरिया का नाम है आपका राइजोम, ठीक है। तो ये जो है आपको कन्वर्ट करके जहां राइजोम इसको दे देता है नाइट्रोजन, वैसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। और लेग्यूम प्लांट्स ही जो है वो आपका पी फैमिली से रिलेटेड है। तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि इसमें से लेग्यूम कौन कौन सा है। तो आपको बता चुके थे कि लेग्यूम का मतलब क्या होता है, वो सब प्लांट जैसे कि चना हो गया, छोला हो गया, काबुली चना हो गया, काला मटर हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब आपका लेग्यूम का ही कैटेगरी में आता है। दाल हो गया, ये सब। तो इसमें से तीनों का तीनों आपका लेग्यूम के ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑल थ्री। तो ये आपसे पहले भी पूछ चुका है लेग्यूम के बारे में, अभी फिर पूछा है लेग्यूम के बारे में, और आगे फिर पूछा जाएगा लेग्यूम के बारे में, इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है, ठीक है, एग्जैक्ट नाम इसका राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हर लेग्यूम प्लांट के रूट पे हम लोग को क्या मिलेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दिया जाता है और दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। ये भी चेक किया जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उसको आराम से पढ़ना चाहिए, आराम से इसको पढ़िए। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act of 1972, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। मतलब ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो दूसरे एनिमल के ब्लड पर फीड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना, हो सकता है आपको एग्जाम में बनाने में प्रॉब्लम आए क्योंकि आप इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में नहीं जानते हो, मगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा तो बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को हम लोग किस कैटेगरी में डाले हैं, वर्मिन कैटेगरी में, ये पूछ रहा है। तो आपको वर्मिन का मतलब पहले पता होना चाहिए। तो वर्मिन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एनिमल जो कि इंसान के लिए भी डेंजर हो और एग्रीकल्चर के लिए भी डेंजर हो, इंसान के लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए भी डेंजर हो। जैसे कि नीलगाय, नीलगाय क्या करता है कि आने के बाद आपका जितना क्रॉप है उसको डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है। उसी प्रकार और भी एनिमल है, जैसे आपका क्रोज है, वो भी आपका क्या कर सकता है, डैमेज कर देता है खेत को। तो ये सब जो एनिमल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्मिन एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वर्मिन के कैटेगरी में डाला गया है,
ठीक है। तो अगर इसको वर्मिन के कैटेगरी में डाला है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं इंसान को किसी रूप में डैमेज कर रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अगर हम लोग को वर्मिन के बारे में थोड़ा सा भी समझ है तो हम लोग इसमें ये समझ सकते हैं कि क्या चीज़ को डैमेज कर रहा है, उसके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ये ब्लड ऑफ अदर एनिमल पर फीड करता है, मतलब जो दूसरा एनिमल है उसके ब्लड पर फीड करके अपना जिंदगी चलाता है, ठीक है। तो देखिए एक बात आप समझिए, ठीक है, कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, सबसे पहला बात एक फॉक्स तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉक्स हवा में उड़ने वाला तो होता नहीं है, तो ये जरूर फॉक्स के अलावा कुछ और होगा, ठीक है। और अगर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों अगर सही होना है तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है उसको पहला वाला स्टेटमेंट को भी सपोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में करना चाहिए। क्योंकि अगर ये फ्लाइंग फॉक्स दूसरे एनिमल को मार रहा है तो उससे इंसान का क्या दिक्कत है? उससे इंसान का तो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, उससे तो एनिमल का लॉस होगा, मगर इंसान का कोई ऐसा लॉस होगा नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्मिन का मतलब तभी होगा जब वो इंसान को किसी प्रकार का लॉस करे, और अगर वो किसी दूसरे एनिमल पर फीड करता है, उसके ब्लड को पीता है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो इंसान को लॉस करे, ठीक है। अगर वो यहाँ पे लिखा रहता कि वो इंसान का खेत में आके खा लेता है खाना, फ्रूट्स खा लेता है पेड़ का, तो हम लोग मान सकते थे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत होगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ कभी सही नहीं होगा। सेकेंड वाला भी गलत हो गया क्योंकि दोनों एक साथ कभी सही नहीं होगा, ठीक है। अब आपका बच रहा है सी और डी, ये दोनों में क्या सही है। अब देखिए पहला वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं से लेके लिखा गया है। कोई भी अपने मन से ऐसा किसी भी जानवर का नाम लेके ऐसे नहीं लिख देगा कि वो वर्मिन है कि वर्मिन नहीं है, तो जरूर इसको वर्मिन में डाला गया होगा, वो सही होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। और वर्मिन में डाला गया होगा तो जरूर आपसे जो क्वेश्चन जो बनाया है, क्वेश्चन सेटर जो है, वो ये चेक करना चाह रहा होगा कि ये जो फ्लाइंग फॉक्स है इसके खाने का तरीका क्या है, ये चीज वो चेक करना चाह रहा होगा। तो वो चीज चेक करने में के लिए ये क्वेश्चन बना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में आपका पहला स्टेटमेंट ज्यादा सही है, इसलिए आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो आपका फ्रूट्स एंड ऑल ज्यादा खाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसमें बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। बस अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताएंगे जो आपको हमेशा काम आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन जो यूपीएससी में रहता है वो बहुत ज़्यादा कड़ा भी हो सकता है या थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला हो सकता है, वो आपको एग्जाम में जाके पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी वो बहुत कड़ा भी होता है वन लाइनर क्वेश्चन, तो उस केस में आपको कोशिश करना चाहिए कि नेगेटिव मार्क बचा लें। बट हमेशा किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको अपना माइंड जरूर अप्लाई करना है, लॉजिक को जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। अब तो देखिए इसमें लॉजिक क्या, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है सिकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, ये क्या है? बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इससे क्वेश्चन में देख के कभी मत डरिए, कभी नहीं। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड आपको दिख रहा है फ्रॉग हॉपर, ठीक है। इससे आपको एक और वर्ड कॉमन जो है, इसके नियरेस्ट जो वर्ड है जो आपको ये वर्ड देख के समझ में आएगा, वो आपको आ रहा होगा ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर। और ये नाम क्या दिया? पॉन्ड स्केटर। स्केटर मतलब स्केट करना और पॉन्ड मतलब पानी, तो पानी पे स्केट करने वाला, ठीक है, पानी पर स्केट करने वाला। और ये ग्रास हॉपर के जैसा नाम लग रहा है। तो ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है और पानी के ऊपर भी बहुत सारा इंसेक्ट रहता है, तो आप सीधे इंसेक्ट मार सकते हैं। तो आप इसमें एकदम सिंपल सा 2 नंबर आप आराम से अपना निकाल सकते हैं अगर आप ये लॉजिक लगाए। यहाँ पे एक गलत लॉजिक भी लग सकता है, लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर
ये लिखा हुआ है फ्रॉग लिखा हुआ है, तो वो तो आपका इंसेक्ट में नहीं आएगा। तो भाई अगर फ्रॉग लिखा हुआ है तो आगे में भी तो वर्ड लिखा हुआ है, अगर फ्रॉग ही होता तो उसके आगे में हॉपर वर्ड क्यों लगाता? मतलब वो कुछ और स्पीशीज है जो कि फ्रॉग के जैसा दिख रहा है बट एक्चुअली में फ्रॉग नहीं है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते थे, और ये क्वेश्चन में ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी एग्जामिनेशन में तैयार करके नहीं जा सकते, नो मैटर आप कितना भी पढ़ लें। कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में तैयार करके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लॉजिक लगाइए, लॉजिक से बन रहा है तो अच्छा है, नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और अपना माइनस मार्किंग बचाइए आप, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए आप इसको धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि सिली मिस्टेक बहुत सारा होता है स्पीड पढ़ने में, ठीक है। तो आपको हमेशा ये धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मेनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब बहुत सारा च्युइंगम जो हम लोग को मार्केट में मिलता है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। च्युइंगम आप देख ही रहे हैं कि कहीं पे फेंकते हैं तो उसी जगह कितना दिन तक रहता है, वो खराब होता नहीं है, पानी में जाएगा, पानी को जैम करेगा, जिस प्लास्टिक में पैक करके आता है उस प्लास्टिक के कारण भी वो पॉल्यूट करेगा। तो पहला तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, बहुत सारा च्युइंगम कंटेन्स प्लास्टिक एज गम बेस, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आप बताइए। तो देखिए, तो रिसेंटली देखिए हमेशा न्यूज में ना चलता रहता है आपका यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन फूड, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल आपका च्युइंगम इंडस्ट्री में है। च्युइंगम में जो गम बनता है वो गम का बेस बनाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज करते हैं, जिसमें आपका प्लास्टिक भी होता है। तो प्लास्टिक का यूज होने के कारण च्युइंगम भी आपका इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक आपका डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, और अगर आपको ये एग्जाम में नहीं आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में फिर भी ऐसे सोचना चाहिए कि क्या च्युइंगम में प्लास्टिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हो सकता है, खाने में प्लास्टिक मिल रहा है, हर जगह प्लास्टिक मिल रहा है। आपको जब क्लास में माइक्रो प्लास्टिक पढ़ा है तो उसमें आपको बताया कि आपके टूथपेस्ट में भी प्लास्टिक है, हर जगह प्लास्टिक है, तो अब गम में भी प्लास्टिक हो सकता है। तो आपको कभी ये सब स्टेटमेंट गलत नहीं मानना चाहिए। अगर आप गलत मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी च्युइंगम नहीं है जिसमें प्लास्टिक मिलता हो, जो कि इम्पॉसिबल है प्रूफ करना। कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों प्रूफ नहीं कर सकता? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ करने के लिए ये कहीं से लिखा होना चाहिए कि किसी भी च्युइंगम में आपका प्लास्टिक नहीं मिलता है, जो कि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सही है आपका ये वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन आया, कुछ कंट्री दे दिया और एनिमल्स दे दिया और बोला गया कि इसमें से कौन से कंट्री में कौन सा एनिमल मिलता है, ठीक है। ठीक है, ब्राजील के साथ दिया इंद्री, इंडोनेशिया के साथ दिया एल्क और मडागास्कर के साथ दिया बोनोबो, ठीक है। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब सुपर टफ क्वेश्चन है, ठीक है। सुपर टफ मतलब सीधा का सीधा आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो एग्जाम में इसको छोड़ के आप अपना समय बचा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको कभी भी यूपीएससी में 200 में 200 नंबर नहीं लाना है। 200 में 115 भी लाते हैं, 110 भी लाते हैं तो आप हमेशा सेफ रहिएगा, हमेशा आपका प्रीलिम्स निकलेगा, फॉरेस्ट का भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो 200 में 200 लाना नहीं है, तो अपना नेगेटिव मार्किंग बचाइए। ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो देखिए कहाँ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले देखिए इंद्री होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्री का फोटो है, ये है आपका इंद्री, ठीक है। और इंद्री जो है वो मडागास्कर में मिलता है। फिर उसके बाद एल्क, एल्क कहाँ मिलता है? देखिए ये है एल्क, ये आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। और ये है बोनोबो, ठीक है। एप है ये एप। तो ये बोनोबो जो है ये भी आपको कहाँ पर मिलता है? बोनोबो
ब्राज़ील में मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम देखा, अगर हम लोग देखें तो इंद्री तो मिलता ही नहीं है ब्राज़ील में, तो पहला स्टेटमेंट गलत। ठीक है, इंडोनेशिया में एल्क भी नहीं मिलता है, दूसरा भी गलत। मदागास्कर में बोनोबो भी नहीं मिलता है, तीनों गलत। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तब बनेगा, और अगर नहीं नॉलेज है तो नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कभी डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो इसको आप लोग ज़्यादा लोड इस क्वेश्चन का नहीं आप लोग को लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। हर साल यूपीएससी में आपका ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो वही एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। कभी कभी इनकरेक्ट पूछता है, आप लोग करेक्ट वाला टिक कर देते हैं जिसमें आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब सिली मिस्टेक से भी आपको बचना है। ठीक है, तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इज एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं अच्छे से तो आपको आखिरी तक एग्जाम तक आपको याद हो जाएगा कि यूएन का कौन कौन सा एजेंसी है। ठीक है, और आप कभी भी ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूएन का एज एन एजेंसी कभी नहीं पढ़े होंगे अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, तो सी गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज are the initiatives of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे और टॉयलेट कॉलेज चलाता है ताकि ग्लोबल सैनिटेशन का जो लेवल है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सके। तो ये हो सकता है, प्रॉबेबल है, हाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तीसरा क्या है? द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड to the least developed country and developing country to achieve the end of open defecation। मतलब तीसरा स्टेटमेंट ये लिख रहा है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो गरीब कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, उसको इससे फंड मिले। ठीक है, तो आप लोग इतना स्वच्छ भारत मिशन पढ़े, इतना आप इंडिया में देखे कि सैनिटेशन के लिए काम हुआ, क्या आप कभी सुने कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दिया, इंडिया को पैसा दिया? ठीक है, कभी सुने नहीं आप। ठीक है, और कभी भी ये सब जो एजेंसी है, जो बहुत बड़ा बड़ा एजेंसी रहता है, जिसका बहुत नाम रहता है, जो फंडिंग करता है, वो न्यूज़ में आता रहेगा। तो अगर आप न्यूज़ रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा, बट वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो कंट्रीज को फंड करेगा। हो सकता है वो फंड रेस करता हो, लोगों से, बिजनेस से, कम्युनिटी से पैसा लेता हो ताकि वो काम कर सके सैनिटेशन के लिए, बट ये जरूरी नहीं है कि वो गरीब कंट्री को फंड करे। ठीक है, वहां पे प्रोजेक्ट चलाता हो, बट जरूरी नहीं है कि फंड करे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका लॉजिकली गलत लग रहा है। तो फिर आपका एक ही बच जा रहा है, वो क्या है? 2 ओनली। तो ये क्वेश्चन भी आप पेपर में बना सकते हैं। ये जो ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये ट्रिक तभी यूज होगा जब आपका स्टडी जो है वो बहुत हॉलिस्टिक है। आप लंबे समय से करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, कमांड करते हैं, तब जाके आपको इस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जिस लॉजिक पे चल रहे हैं वो लॉजिक से आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए बच गया। ठीक है, कि ये सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता था, और एक जो बहुत अच्छा एस्पिरेंट है वो ये क्वेश्चन को बना लेगा एग्जाम में, क्योंकि उसको पता है कि पैसा देने वाला एजेंसी कौन कौन सा है और पैसा देने वाला एजेंसी कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, WHO फंड दे देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी सैनिटेशन के लिए फंड दे देगा, बट ये टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का आप कभी नाम ही नहीं सुने। आप लोग भी मतलब जब पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन आया है, ये आया है आपके एनिमल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये देखने में आपको टफ लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, lions do not have
अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, मतलब लायंस का जो ब्रीडिंग सीजन है वो कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, मतलब साल में वो कभी भी ब्रीड कर सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला वाला पढ़ते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, भारत में अफ्रीकन चीता को लेके आया गया, उसी के लिए ये क्वेश्चन बना कि आप चीता के बारे में कितना जानते हैं। क्यों? क्योंकि चीता का जो कब्ज था उसका बहुत सारा डेथ हुआ है आपका कुनो नेशनल पार्क में, तो चीता हमेशा न्यूज में रहा। तो अगर आप थोड़ा सा न्यूज फॉलो करेंगे तो आपको चीता का जनरल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इस पे ही ये क्वेश्चन बना है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाई सेंट मार्किंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो मेल लायन है वो अपना टेरिटरी सेंट मार्किंग से करता है, बट मेल लेपर्ड ऐसा नहीं करता है। तो आप ये सब देखिए, ये सब आपका कैट फैमिली है। ठीक है, बिग कैट्स, इसको बिग कैट्स बोलते हैं। तो वो बिग कैट्स का अपना एक टेरिटरी होता है, टेरिटरी मतलब अपना एक एरिया जिसमें वो रहता है, जिस एरिया को वो कंट्रोल करता है, जिधर वो अपना लाइफ स्पेंड करता है। ठीक है, और इसका जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर वो अपने यूरिन का जो स्मेल है वो स्मेल को यूज करके ये पूरे बाउंड्री को वो मार्क कर देता है, ताकि अंदर भी कोई नहीं आए और इसके बाहर भी कोई ये कभी नहीं जाए। क्योंकि बाहर अगर वो निकलता है तो दूसरे के टेरिटरी में अगर जाएगा तो वहां पे क्लैश होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये आपका कैट्स का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर लायन करेगा तो लेपर्ड क्यों नहीं करेगा? तो ये लेपर्ड भी करेगा, और ये वाला स्टेटमेंट फिर गलत होगा आपका थर्ड, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है कि लेपर्ड ऐसा नहीं करेगा, तो थर्ड वाला गलत हो गया। फिर आपका पहला वाला क्या है कि लायन जो है वो किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ह्यूमन भी किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकता है, मैमल किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकता है। तो लायन भी एक प्रकार का मैमल है, वो भी किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि अप्रैल में ही करेगा या मानसून में ही करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो 1 आपका सही है, 3 आपका गलत है। तो जैसे ही आप 3 काटिएगा आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा 1 और 2। आप चाहे आपको पता हो या ना पता हो कि चीता रोर करता है कि नहीं करता है, खाली आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर लायन करेगा तो फिर लेपर्ड क्यों नहीं करेगा। अगर आप ऐसे रिवर्स क्वेश्चनिंग करते हैं चीज़ों को तो आप बस 3 को भी कट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक मतलब आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका लॉजिकल एप्लीकेशन का, कि कैसे आप अपने लॉजिक को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप जब भी पेपर दे रहे हैं यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, और आपको हमेशा अपने दिमाग को चलाना है, क्वेश्चन करना है, चीज़ों को क्वेश्चन करना है, स्टेटमेंट्स को रिलेट करना है, लिंक करना है करंट अफेयर से, तब आप यहाँ आंसर तक ऐसे पहुँच पाइए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में इसको क्रैक कर लेगा वो। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में आता है। जब भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया है। और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन दिखता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखता है, यहाँ पर आपको क्लास में पूरे पेपर्स को डिस्कस भी किया गया है इन्वायरमेंट का, तो आप उसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब से ये क्वेश्चन बना है और इस आंसर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ये पता नहीं है तो भी। ठीक है, पहला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। ठीक है, पहला क्या है, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो नेचर पॉजिटिव एंड एम्स टू इंक्रीज फार्मर्स रेजिलियंस। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर को क्या करता है, जो कि फार्मर को आपका सपोर्ट करता है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें और नेट जीरो इमिशन करें। तो ये स्टेटमेंट जब आप पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसा चीज़ का ज़रूरत है अभी, और ये सब अभी बर्निंग इशू है, ये हमेशा न्यूज़ में आता रहेगा आपका नेट जीरो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब। तो ये स्टेटमेंट आपका करेंट अफेयर्स से भी काफ़ी ज़्यादा लिंक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सब बात होता है। और ये स्टेटमेंट काफ़ी ब्रॉड भी है, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट का एक आइडिया भी बहुत बड़ा है
आइडिया क्या है इसका, हाउ टू प्रमोट नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। तो ये आइडिया भी इसका बहुत ब्रॉड है, तो ये मतलब सही होने का चांस है, मगर कभी भी बिना पूरा पढ़े हुए आंसर आप नहीं लगाइए, ठीक है। फिर अगला देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल अलायंस एंड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। मतलब इतना इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है ना कि आपको इसको पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बात बोलना चाह रहा है, और जितना इंग्लिश लिखा है उतना ही छोटा इस बात का मीनिंग आ रहा है। इस बात का मीनिंग आ रहा है कि दुनिया में कंट्रीज मिलके एक आपका अलायंस बनाया है, जिस अलायंस का काम है एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना। तो ठीक है, हो सकता है, मगर इससे बड़ा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, नेट जीरो एमिशन से इससे बड़ा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये अभी भी इससे बड़ा है और ज़्यादा सेंस बना रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट करेगा सर्विस प्रोवाइडर्स को, और ये ब्लॉकचेन पे बना है जहां पर बायर, सेलर और थर्ड पार्टी फर्टिलाइजर का क्विक ट्रेड करते हैं। तो ऐसा मतलब फर्टिलाइजर का ट्रेड इतना कॉम्प्लेक्स क्यों किया जाएगा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के, क्योंकि ऑलरेडी जो फार्मर्स हैं वो तो उतना ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी उनका हाई नहीं है, उतना गैजेट्स चलाना, उतना उनको टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन अभी एग्रीकल्चर में हुआ ही नहीं है। तो उसको हम लोग क्या ब्लॉकचेन ये सब ऐसा ऐसा करके हम लोग मार्केट प्लेस बनाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी सेंस मेक नहीं कर रहा। चौथा, इट इज अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन टू इनकरेज द फार्मर्स टू फॉर्म एफपीओ एंड एग्री बिजनेस, thus facilitating the access to open market to sell their product। मतलब ऑनलाइन ये अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो आप देखिए ये चारों में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चलता है वो क्या चलता है, नेचर फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कार्बन फ्रेंडली एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट एग्रीकल्चर। बाकी ये सब बात सही हो सकता है, मगर अगर आपको एग्जाम में नहीं पता है तो आप करंट अफेयर से रिलेट करिएगा तो आपको पहला स्टेटमेंट ही सही लिखेगा और आंसर भी आपका क्या होगा, ए होगा। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपको आता नहीं है तो, अगर आप इसके बारे में पता नहीं है तो। अगर आपको पता है कि ये इनिशिएटिव आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रन कर रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रन कर रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर चलाने के लिए, तब तो आप इसको 1 मिनट में बना दीजिएगा, 30 सेकेंड्स में बना दीजिएगा। मगर अगर नहीं पता है तो भी आप बना सकते हैं। वही पर्पस है ये वीडियो बनाने का, आपको दिखाने का कि पढ़ना एक चीज होता है बट अप्लाइंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द एग्जामिनेशन इज अनदर स्किल, जो कि आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान भी इम्प्रूव करना होगा, उस पर आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन का। हाँ, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। नंबर 1 क्या है, बैटरी स्टोरेज। नंबर 2 क्या है, बायोमास जनरेटर। नंबर 3 क्या है, फ्यूल सेल। और नंबर 4 क्या है, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, ठीक है। इसमें से कितना को माना जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो सकता है देखने में क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ लगे पेपर में, ठीक है, मगर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करते हैं लॉजिक को तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपसे क्या पूछा है कि इसमें से कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि इसमें टोटल कितना वर्ड है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरा क्या है एनर्जी, और तीसरा क्या है रिसोर्स, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्स तो आप समझ गए, एनर्जी रिसोर्स मतलब एक आपका एक रिसोर्स जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता हो, मगर वो कैसा है, किस नेचर का है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है कि कोई चीज एक जगह नहीं होना, अलग अलग जगह होना, ठीक है, यही मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड का। या फिर एक ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो कि आप लोकली लगाकर उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए कहीं दूर से आपको एनर्जी नहीं आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप फोन में बैटरी लगा रहे हैं, तो वो बैटरी जो है वो आपका खुद लगा सकते हैं, उसको आपको फोन को चार्ज करने के लिए जो बैटरी है वो आप अपने घर पे रख सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो कहीं और पे आपका डिपेंडेंसी नहीं है, आप अपने जेब में लेके भी बैटरी चल सकते हैं। उसी प्रकार जो रूफटॉप में अगर आप यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल लगा दी अपने घर पे, तो वहां पे आपका घर से ही आपको बिजली जनरेट होगा।
आपको कहीं और पे डिपेंडेंसी ही नहीं है बिजली आने का, तो वो भी आप लोकली अपना एनर्जी रिसोर्स लगा सकते हैं। फ्यूल सेल भी वैसा ही होता है, बायोमास जनरेटर भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये चारों का चारों आप लोकली कहीं पे लगा के उस जगह में यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। तो चारों आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल फोर। तो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का मतलब पहले नहीं पता हो, मगर अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सही से आता है, थोड़ा सा लॉजिक को आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो आप पहुंच पाइएगा एग्जामिनर के माइंड तक। आप अपने आप को ट्यून कर पाइएगा कि क्या एग्जामिनर का डिमांड है इस क्वेश्चन में, और उसको एक बार अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप आंसर तक पहुंच पाइएगा, ठीक है। तो यही है ये क्वेश्चन, इसका आंसर ऑल फोर है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, मगर ये भी आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर 2 से ही आया, जो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में आपका एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअलिज्म का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस, ठीक है, जो कि आपका मैंग्रोव बोल रहे हैं, जो कि आपका लाइकेन में होता है, एल्गी और फंगी के मिलने से, जो कि आपका कोरल्स में होता है, कोरल एंड जूस एंटली से मिलने से। तो ये म्यूचुअलिज्म पे ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। मतलब इसमें से वो कौन सा पेड़ है जिसके लिए एक इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही इंसेक्ट उसको पॉलिनेट कर सकता है और उसको सीड बनाने में हेल्प कर सकता है। इसमें से वो कौन सा पेड़ है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तभी बनेगा, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है आपको ये क्वेश्चन छोड़ के अपना नेगेटिव मार्क्स एग्जाम में बचाना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर होगा फिग ट्री, क्योंकि फिग ट्री एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। फिग ट्री और आपका एक होता है फिग वॉस्प, ठीक है, इंसेक्ट। तो फिग वॉस्प और फिग ट्री ये दोनों का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिग ट्री जो है वो फिग वॉस्प को आपको हैबिटेट देता है, उसको फूड देता है, और साथ ही साथ फिग वॉस्प जो है फिग ट्री के फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, जिससे कि आपका क्या होता है, फिग ट्री का भी ग्रोथ होता है, उससे भी फ्रूट्स डेवलपमेंट होता है, फिर उस फ्रूट्स को ये फिग वॉस्प भी खा सकता है। तो यही एक क्वेश्चन था। तो ये टफ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमॉन्ग देम। इसमें से कितना है जो कि पॉइजनस स्पीशीज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो जो लोग बायोडाइवर्सिटी को समझा है, जो लोग बायोडाइवर्सिटी को फील किया है, वो ये समझ सकता है कि दुनिया में हर चीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में कि एनीथिंग इज पॉसिबल। तो बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग तीनों पॉइजनस हो, ये पॉसिबल होना कोई बड़ा बात नहीं है। कोई एक ऐसा स्पीशीज तीनों का हो सकता है जो कि पॉइजनस हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उससे इंसान का जान ही चला जाए, बट थोड़ा सा पॉइजन वो रखता हो अपने अंदर, तो वो सही है, आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में एब्सोल्यूट नॉलेज का जरूरत नहीं है। इस सब क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा एक ही चीज का जरूरत है, जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस क्या है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स लाइफ इज वेरी डाइवर्स ऑन अर्थ, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग इज डाइवर्स, so possibilities are infinite and this question is based on that logic. If you understand, if you feel the concept of biodiversity, you will be able to crack this question in the examination and gain the easy +2 marks. As an aspirant, the mistake that you will commit in the examination वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को देख के अपना नॉलेज यूज करना चाहते हैं कि ये हम पढ़े हैं, ये हम पढ़े नहीं। ये आपको वैसे सोचना नहीं है, आपको लॉजिकल और कॉमन सेंस पे ज़्यादा एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। उसके बाद देखिए ये अगला क्वेश्चन, रेट सेंडर तो क्लास में हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, उसी पे क्वेश्चन आया है और ये बताया भी जाता था आपको कि रेट सेंडर से क्वेश्चन आएगा और देखिए आया है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, कैशियो, पपाया एंड रेट सेंडर। इसमें से कितना ट्री है जो कि इंडिया का नेटिव है? नेटिव मतलब जो कि ओरिजिनली इंडिया का है, जो कि इंडिया में ही जन्म लिया है, इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप अपने हिस्ट्री को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि लाल चंदन जो है वो हमेशा से इंडिया में यूज होता हुआ आया है और रेड सैंडल ही आपका रेड सैंडलवुड की है। तो आपका ये तीसरा वाला तो सही है क्योंकि ये इंडिया का है, उतना समय से हम लोग लाल चंदन यूज कर रहे हैं और जो भी आपका मूवी ये सब जो पुष्पा मूवी बना था वो सब इसी का आपका दिखा रहा था, इलीगल इसका जो ट्रेड हो रहा था, तो ये तो है। अब बात रहा कैशियो और पपाया का। अब देखिए कैशियो जिसको भी पता है ना, उसको ये पता है कि गोवा ये सब रीजन का कैशियो बहुत फेमस है। ठीक है, तो कैशियो जो है आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ऐसा नहीं देखते हैं कि विजयनगर किंगडम था या उसके पहले जो भी बहमानी किंगडम हो गया, आपका चोला किंगडम हो गया, कहीं कैशियो का यूज हो रहा था। आपको हिस्ट्री में कभी ऐसा मिला ही नहीं है। तो अगर वो हिस्ट्री में कैशियो इंडिया में मिलता तो लिखता, तो इसका मतलब है इंडिया में हिस्ट्री में कैशियो नहीं मिल रहा था, मतलब वो कैशियो इंडिया का है नहीं। वैसे ये पोर्टुगीज जो है वो इंडिया में लेके आए। उसी प्रकार आपका क्या है पपाया, पपाया भी इंडिया का फ्रूट नहीं है। अगर आप अपने हिस्ट्री को पढ़े हैं क्लास 11th 12th का और आपको बेसिक पता है कि कैसे इंडिया में सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, तो आपको ये पता चला होगा कि पपाया का कहीं पर भी नाम शुरू में आता नहीं है। तो ऑब्वियसली ये दोनों आंसर नहीं है आपका और आंसर आपका क्या होगा, सिर्फ रेड सैंडर्स। तो देखिए है क्वेश्चन इन्वायरमेंट का, बट इसमें आप हिस्ट्री कैसे लगा सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं वो आप सीखिए। ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट को बस एक सब्जेक्ट नहीं देखिए, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और वो कैसे यूज होता है प्रीलिम्स में, उसी का ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये चीज है आपका। वैसे पपाया जो है आपका वो सेंट्रल अमेरिका का फ्रूट है। उसके बाद ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। मतलब इसमें से वो कौन सा चीज है जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का लार्जेस्ट सोर्स है आपका, कहाँ, इंडिया में। ठीक है, देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, लोकोमोटिव्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल, शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स और पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए एक बात आप हमेशा समझिए, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट को क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, और कोई एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं बनाना चाहता जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाए। तो ये क्वेश्चन जो है ये देखने में फैक्चुअल लग रहा है कि इस एजेंसी के हिसाब से कौन सा जगह से सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज़्यादा होगा, और जो लोग को कम एक्सपीरियंस है वो इसको एक फैक्चुअल ही क्वेश्चन समझेगा। मगर जिसको यूपीएससी का एक्सपीरियंस अच्छा है, जिसको यूपीएससी का वो ट्यूनिंग समझ में आता है, यूपीएससी का पैटर्न समझ में आता है, उसको पता है कि इसमें आपको देखना है कि कौन सा जगह है जिसमें से सबसे ज़्यादा SO2 निकलता है, सबसे ज़्यादा SO2 निकलता है। और थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि पावर प्लांट जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। यहां से आपका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और पावर प्लांट जो आपका फॉसिल फ्यूल यूज कर रहा है, कोल यूज कर रहा है, और इंडिया का जो कोल है उसमें सल्फर का मात्रा बहुत है। ठीक है, तो सल्फर का मात्रा कोल में है, कोल यूज हो रहा है तो कोल से आपका निकलेगा। ठीक है, और वैसे भी अगर ये तीनों हम देखें तो मेटल ओर से एक्सट्रैक्शन का तो कोई मतलब होता नहीं है, उसमें से कितना ही सल्फर निकल जाएगा, शिप्स कितना चल ही रहा है कि फॉसिल फ्यूल से कि उससे निकल जाएगा। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि शिपिंग इंडस्ट्री जो है इट इज कंसिडर्ड लेस पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कंपेयर टू आपका रोडवेज, तो शिपिंग ऐसे भी नहीं होगा और रेलवे वाला भी नहीं होगा, लोकोमोटिव्स। तो पावर प्लांट सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किससे होगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड का पावर प्लांट से ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको इन्वायरमेंट का ये डिस्कशन से
आंसर्स भी पता चला होगा और साथ में आपको ये भी पता चला होगा कि वो राइट माइंडसेट क्या है जिस माइंडसेट से आपको पेपर देखना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है वो आपका उतना हेल्पफुल नहीं रहता है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, अपने लॉजिकल जो आपका थिंकिंग है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, काफ़ी आपको बियॉन्ड द वर्ड्स देखने आना चाहिए, चीज़ों को रिलेट करने आना चाहिए, सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना आना चाहिए, सब्जेक्ट्स पर कमांड अच्छा होना चाहिए, करंट अफेयर्स पर कमांड अच्छा होना चाहिए। तो ये सब यूज़ करते हैं हम लोग आंसर तक पहुंचने के लिए और तभी हम लोग प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर ला पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू एंड सी यू अगेन।